नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। बता दें आपको कि वडकोट में दरअसल नगर पालिका से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन एक शिकायती पत्र पर निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया है। बता दें कि डॉक्टर कपिल देव रावत ने बीजेपी से अबागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, जिसमें एक शिकायती पत्र पर कपिल का नामांकन पत्र रद्द हो गया। देखो, आगे का ये है कि इसमें मैं देखूंगा अभी, जो भी इसमें बन पड़ेगा उसमें मैं करूंगा अभी। नहीं, आरोप आपके निरस्तीकरण को लेकर के क्या है? देखो, मेरे जितने भी कागज हैं, मेरे एविडेंस है, पूरे सही लगे हुए हैं। चाहे आप इसमें नगर पालिका की जो जांच रिपोर्ट है वो मेरे पक्ष में है, पटवारी की जो जांच रिपोर्ट है वो मेरे पक्ष में है। उसके बावजूद भी अगर निरस्त ये किया गया है तो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ा ये षड्यंत्र मेरे साथ हुआ है। कपिल देव रावत का नामांकन निरस्त हुआ है। उनकी माता जी का नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आगामी निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीटिंग में यशपाल आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी लोगों से बातचीत की जा रही है। इसी बीच कुछ लोग अपना नामांकन भी वापस ले सकते हैं। उधर मसूरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद में 5 महिलाएं मैदान में उतरी हैं। वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पर मनीषा करोला ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिस पर अध्यक्ष पद के रिटर्निंग ऑफिसर गौरव चटवाल ने बयान देते हुए बताया कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर सभी बूथों का जो निरीक्षण कर लिया गया है और हर तरह की व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई हैं। एक ही प्रत्याशी जो थी मनीषा खरोला, उन्होंने अपना नाम वापसी लिया। आवंटन हुआ तो उसके पश्चात जो है जो इलेक्शन का पहला फेज है वो खत्म हो रहा है। उसके पश्चात जो कार्मिकों की नियुक्ति है या उनकी ट्रेनिंग है और इलेक्शंस की तैयारियां, उसकी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और बिना किसी, हम उम्मीद करते हैं कि बिना किसी विघ्न के ये इलेक्शन संपन्न हो जाएगा। सर, अध्यक्ष पद के लिए अभी तक कितने दावेदार हो गए? अब जो क्योंकि एक ने नाम वापसी लिया है तो 5 उम्मीदवार मैदान में है। मसूरी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत कुल 13 वार्ड में 64 लोगों ने नामांकन किया था और आज नामांकन के अंतिम दिन तक 2 लोगों ने नाम अपना वापस लिया है और 62 लोग मैदान में अभी भी डटे। तो प्रत्येक चिन्ह आवंटन होगा जो मैदान में प्रत्याशी हैं और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई। आदर्श आचार संहिता एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए, उसके लिए क्या कार्य योजना बना रखी है? आदर्श आचार संहिता का जो है आयोग के निर्देशों के अनुसार पालन किया जा रहा है और सभी जगह अलग अलग टीमें। उधर आपको बता दें, सरनौल से सरुताल 22 किलोमीटर ट्रैकिंग मार्ग की मरम्मत के लिए शासन ने 74.20 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सतुड़ी सरुताल ट्रैक भारत के मानचित्र पर स्थान पाने में सफल होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत लंबे समय से सरनौल क्षेत्र के लोगों की जो लंबे समय से मांग चल रही थी कि सरनौल सरुताल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करना है, उसके लिए उन्होंने अपनी घोषणा के अनुरूप उसे स्वीकृति दी है और 74,20,000 रुपये की जो स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति दी गई है, तो निश्चित रूप से पूरे रवाई घाटी में इससे रोजगार में वृद्धि होगी। लोगों के जो चाहे होटल, होम स्टे सहित कई व्यवसाय लोगों को वहां मिलने वाले हैं। उत्तराखंड में शीतलहर का कहर लगातार जारी है और बढ़ती ठंड के कारण लोगों का अपने अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव के साथ साथ रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बात अगर करें चमोली की, तो बर्फबारी के कारण फंसे ऋषिकेश के 4 पर्यटकों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जिस पर की जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा है कि फिलहाल सभी पर्यटक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये चीज बोलते बोलते 27 दिसंबर को ऋषिकेश के कुछ पर्यटक मलारी के पास बर्फबारी में गाड़ी के साथ फंस गए थे और चूंकि वो नीति घाटी की तरफ जा रहे थे और प्रशासन को बिना सूचना के, बिना किसी अनुमति के वो जा रहे थे,
हालांकि मलारी में और गमशाली में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समय समय पे मौसम के फोरकास्ट भी जारी किए गए थे और उसके बाद वो पर्यटक वहाँ बर्फबारी में फंसे थे, जिनको लोकल लेवल पर आईटीबीपी और बीआरओ ने अकोमोडेशन और फूड का सहयोग दिया है। और चूंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी तो रास्ता खोलने में समय लग रहा था। आज वही पर्यटक मलारी की तरफ पहुंचने वाले हैं और उनकी गाड़ी को बाद में रेस्क्यू किया जाएगा जब पूरी बर्फ़ वहां हट जाएगी। और मलारी आने के बाद उनको पर्यटकों को जो भी आवश्यक सहयोग होगा वो प्रशासन आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल सभी पर्यटक सुरक्षित हैं और सभी पर्यटकों से अनुरोध भी है कि जब भी वो कुछ हिमालयी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं तो वेदर फोरकास्ट को देखते हुए ही ट्रेवल करें। उधर पूरे उत्तर भारत में लोग सर्दी से बेहाल हैं, वहीं उत्तराखंड में भी इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों में भले ही चटक धूप खिल रही हो, लेकिन मैदानी इलाकों में कोहरे का सितम जारी है। वहीं कुछ इलाकों में तो कोहरे की वजह से दिन में विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। हल्द्वानी में तापमान 8 से 9 डिग्री तक दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में पारा और कम होने के आसार बने हुए हैं। सर्दी के सितम को देखते हुए अब नगर निगम ने रैन बसेरों और शहर के अधिकतर चौराहों पर अलाव के इंतजाम किए हैं। पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है और यही हाल उत्तराखंड का भी है। उत्तराखंड के तमाम जिले जो हैं, जो तराई भावर के जिले हैं, वो कड़ाके की ठंड और कोहरे से जूझ रहे हैं और यही हाल है हल्द्वानी का। ये तस्वीरें हैं हल्द्वानी की, जहां आप देख सकते हैं पूरे क्षेत्र में कोहरा छाया हुआ है और तमाम जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ लाइट जला के चल रही हैं और ठंड के चलते यहाँ के लोगों का जीवन भी जो है वो अब पटरी से बेपटरी होता जा रहा है। धीरे धीरे ठंड अपने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले रही है और कड़ाके की ठंड के बीच आज साल का पहला दिन, पहली तारीख 1 जनवरी 2025 की तारीख है और इस तारीख में जो कड़ाके की ठंड है उसने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान की अगर बात की जाए तो तापमान 10 से 12 डिग्री के आसपास का यहाँ तापमान है और मौसम विभाग ने भी अभी जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार अभी मौसम में गिरावट आना शेष है। अभी तापमान और नीचे आएगा और ठंड जो है वो आम जनमानस को और अधिक रुलाने वाली है। वहीं अगर इंतजामों की अगर बात की जाए तो हल्द्वानी नगर निगम ने ठंड से बचने के लिए तमाम जो उपाय हैं, तमाम जो इंतजाम हैं वो किए हुए हैं। तमाम चौराहों पर हल्द्वानी के अलाव की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भी पिछले दिनों हल्द्वानी के रैन बसेरों का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए कहा था। जिनके पास रहने की, सोने की व्यवस्था नहीं है उनके लिए तमाम जो इंतजाम है, चाहे वो गर्म कंबल का इंतजाम हो या फिर गर्म पानी का इंतजाम हो, उनके इंतजामों के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके रुकने के लिए भी रैन बसेरों में इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी की है कि इस तापमान में लगातार गिरावट होनी है, तो इसके चलते आम जनता से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। उधर उत्तराखंड में मानसून सीजन की रफ्तार धीमी पड़ गई है और सूखा होने के कारण अब बारिश की सामान्य मात्रा में कमी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर अब मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में बरसात नहीं होने की वजह से ही डिपार्चर -90% तक पहुंच गया है। देखिए, इस पोस्ट मानसून सीजन में देखेंगे तो अभी जो रिसेंटली 1-2 अच्छे रेनफॉल के स्पेल मिले हैं, जिसके कारण जो डिपार्चर है वो अब घट करके -32% हो गया है। तो रेनफॉल डिपार्चर पोस्ट मानसून सीजन में 32% है, जो डेफिसिट है। हालांकि इससे पहले जो है -90% चल रहा था, लेकिन अभी पिछले जो 1-2 स्पेल मिले हैं तो उसकी वजह से जो है रेनफॉल में थोड़ी मिली है, तो जो है अब जो है घट करके -32% रह गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर डीएम और एसएसपी ने ठंड से बचने के लिए बेसहारा लोगों की मदद की है। कड़ाके की ठंड के बीच अब डीएम और एसएसपी ने बस अड्डे से लेकर हर की पौड़ी तक लोगों को कंबल वितरित किए। इसके अलावा शहर में बढ़ते ठंड को देखते हुए अब जरूरतमंद लोगों के लिए अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है।
जनपद वासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष हमारे जनपद के लिए शुभ हो, अच्छे अच्छे कार्य हो, जनपद का विकास हो, सबका सहयोग हो। चूँकि शीतलहर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए इसी के लक्ष्य में हम लोग यहाँ पर ये कंबल का वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी बस अड्डे पे किया है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं जहाँ पर जगह गरीब लोग, निराश्रित लोग हैं, तो उनको कंबल वितरण किया गया। इसके अलावा अलाव भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि अलाव प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी दिन बसेरे में भी जाएंगे, उसको भी चेक करेंगे, तो ठंड के मौसम में लोगों को राहत मिल सके, इस क्रम में ये आयोजन किया जाए। सर, जैसे रैन बसेरे की बात होती है, अभी ठंड का समय है, क्योंकि ये लोग जगह समय समय पर हम लोग राजस्थों को चेक कराते हैं और उनकी क्षमता को बढ़ाया गया है, पहले से अधिक बढ़ाया गया है उसको। और काफ़ी लोग बसों में रुक भी रहे हैं, प्रॉपर वहाँ रजिस्टर बनाए गए हैं और बाकी व्यवस्थाएं हीटर वगैरह लगाए गए हैं। अलाव जला देंगे, कोई कमी कहीं पे है संज्ञान में आएगा, उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग इस वर्ष सरकार की ओर से निर्धारित राजस्व लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगा। प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4,440 करोड़ के राजस्व लक्ष्य आबकारी विभाग के लिए निर्धारित किया है और वहीं आबकारी आयुक्त ने बताया कि राजस्व लक्ष्य में पिछले साल के मुकाबले इस साल 200 करोड़ रुपए ज्यादा रखा गया है। इसी के चलते अब उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। आबकारी विभाग का जो राजस्व वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वो इस वर्ष 4,440 करोड़ का है हमारा वर्ष 2024-25 के लिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए सभी हमारा आबकारी विभाग का सारे अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो हमारा दिसंबर एंड के लिहाज से जो वसूली का हमारा लक्ष्य है, वो उससे पिछले साल जो आया था उससे लगभग 200 करोड़ रुपये ज़्यादा है, जिससे स्पष्ट है कि हम इस वर्ष के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी 1 साल से निकाय चुनाव को टालने में लगी हुई थी। डर के कारण बीजेपी प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में 1 साल से निकाय चुनाव को टाल रही थी क्योंकि हार की घबराहट उनके अंदर थी। 1 साल से हम लगातार, जब कार्यकाल समाप्त हुआ पूरे राज्य भर के निकायों का, हम मांग कर रहे थे कि चुनाव कराएं। 1 साल तक चुनाव नहीं कराए गए। हम बार बार कह रहे थे कि हार के डर से चुनाव नहीं करवा रहे हैं और अब ये बात साबित हो गई है। मंगलौर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन का पर्चा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे खारिज करवाना, हरबटपुर नगर पंचायत के कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवाना, देहरादून के आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ अनर्गल आपत्तियां लगवा करके जिस प्रकार से सत्ताधारी दल के नेताओं ने, विधायक ने वहां पहुंच करके अधिकारियों को धमकाया, गाली गलौज करी, दबाव बनाया और कोशिश करी कि पर्चे खारिज हो जाएं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। एक पर्चा वो खारिज करा पाए। मंगलौर का उन्होंने नगर पालिका परिषद का पर्चा खारिज करवा दिया। हरबटपुर का नगर पंचायत का हमारी यामिनी रोहेला, वहां पर उनका पर्चा खारिज करवा दिया। ये बाहुबल की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार बनाने जा रही है भाजपा उत्तराखंड को। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। प्रशासन को जांच के आदेश दिए गए हैं जिससे कि प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर लगाम लग सके। मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती है, फंडिंग कहां से हो रही है और रजिस्टर्ड है या भी नहीं है, इन सब की जांच की जाएगी। अवैध मदरसों पर शिकंजा, डीएम के अधिकारियों को निर्देश, सभी मदरसों की होगी जांच। अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ा एक्शन। उत्तराखंड में इस वक्त तमाम मदरसे चल रहे हैं, लेकिन इन मदरसों में कितने रजिस्टर्ड हैं और कितने नहीं, फिलहाल ये जांच का विषय बना है। लेकिन बहुत जल्द इन मदरसों पर शिकंजा कसने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ कर दिया कि सभी मदरसों का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिससे ये साफ हो सके कि कितने मदरसों में कितने छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह की तालीम दी जा रही है, इन मदरसों की फंडिंग कहां से होती है, ये रजिस्टर्ड है भी या फिर नहीं। किसी भी संस्थान में जहाँ से सरकारी मदद जिस संस्थान को मिलती है, अगर उस संस्थान के अंदर कोई अनियमितता हो रही है
या उस संस्थान की कोई रिक्वायरमेंट है, तो ये सरकार का दायित्व है कि उसकी हम जांच करें और वहाँ के लोगों से पता करें कि आपकी प्रॉब्लम से क्या है और आपकी अंदर क्या चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मदरसों की जांच हो रही है वो एक नियमित प्रक्रिया के तहत है। उसको इस रूप पे किसी ने नहीं लेना चाहिए कि हम मदरसों की जांच किसी प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये है कि भाई अगर प्रदेश के अंदर किसी भी मदरसे को या किसी अन्य संस्था को सरकार की ओर से मदद मिल रही है तो उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अंदर जो काम बाय नॉर्म्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर इस तरह की कोई अनियमितताएं होती हैं तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। प्रदेश में अवैध मदरसों को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि प्रदेश में चल रहे मदरसों को लेकर शासन और प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं और निष्पक्ष और पारदर्शिता से पूरी तरह से जांच हो रही है। यह छात्रों के भविष्य से ताल्लुक रखने वाली बात और ये भी जरूरी है कि मदरसों को किन जगहों से फंडिंग हो रही है, इस पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मदरसों की जांच जो शासन स्तर से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशों में चल रही है, वो बहुत ट्रांसपेरेंस और बहुत पारदर्शी है और बहुत ज़रूरी है कि जिस राज्य के अंदर कोई भी इदारे चल रहे हों, मदरसे चल रहे हों या अन्य पाठशालाएं हों, उन सब का नियमित तौर से उनकी जांच होना ये एक सरल और ज़रूरी एक प्रक्रिया होती है। और मैं ये समझता हूँ कि मदरसों के अंदर जांच होना यूँ भी ज़रूरी है कि उनके बारे में ये जानना कि किस तरह से उन बच्चों की वो देखरेख कर रहे हैं, किस तरह से उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, और मदरसा बोर्ड स्वयं जो है इसकी मॉनिटरिंग करता है। और सीएम के आदेश पर जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित अवैध मदरसों के संबंध में बाकायदा मीटिंग की है। इन मीटिंग में डीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। पुलिस प्रदेश में मदरसों का वेरिफिकेशन करेगी, जिसके लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए, माननीय पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि राज्य में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत जो है गैर अवैध मदरसे कुछ चल रहे, इसकी जांच की जाए, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो है कुछ इस ऐसे मदरसों में जो बाहरी राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए, इनके भूमि दस्तावेज सब चीज़ों की जांच की जाए। इसके लिए एक जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का वो चेक किया जाएगा और इसमें जो है 1 माह के भीतर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि बीजेपी का हमेशा से मदरसों मस्जिदों के खिलाफ जांच करवाने का ही प्रचलन रहा। सरकार उन अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर मदरसों के अंदर कुछ अनैतिक गतिविधियां होती हैं, तो उसके खिलाफ हम भी हैं। हमारा अधिकार है कि हम मस्जिदों में भी जाएंगे और मदरसों में भी हमारे बच्चों को वहाँ पर तालीम मिलेगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नईम रहमान। जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं उत्तराखंड में, हाँ, उनकी खिलाफ जांच शुरू कर तो उनकी जांच करो, लेकिन उनमें कोई गलत काम नहीं होता, सिवाय दीनी तालीम के कुछ नहीं होता। सारा कुछ लाइन के हिसाब से होता है, वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पर आप तहकीकात करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रदेश में अवैध मदरसों पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। प्रशासन को जांच के आदेश दे दिए गए, जिससे प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर लगाम लग सके। मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती है, फंडिंग कहां से होती है, रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, फिलहाल इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के तमाम मदरसों पर लगाम लग सकती है। प्रदेश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके, आधुनिक विचारधारा से छात्रों को जोड़ा जा सके। उत्तराखंड तो मदरसों में मिलने वाली जो तालीम है उसको भी यहाँ जांच के दायरे में लाया जा रहा है ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो संवर सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।